नमस्कार, गुजरात फर्स्ट का विशेष अभिगम स्टूडियो ऑन व्हील्स पहुंच गया है कच्छ और हम मौजूद हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गांधीधाम में। एक समय पर इसे कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री सुशील कुमार सिंह साहब, जो कि 1993 इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के बैच के अधिकारी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस वक्त इस पोर्ट का संचालन कर रहे हैं। आज ये पोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सर, स्वागत है हमारी इस खास प्रस्तुति में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पोर्ट किस तरीके का पोर्ट है और किस तरीके के आयोजन यहाँ से होते हैं। तो ये जो पोर्ट है, जैसा कि आपने अभी बताया कि कांडला पोर्ट को अब हम लोग दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। ये भारत देश के जो मेजर पोर्ट हैं, जब हम लोग मेजर पोर्ट कहते हैं तो वो पोर्ट जो मंत्रालय से गवर्न होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, गवर्न होते हैं, तो उसमें से ये वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है। ये इंडिया का मेजर पोर्ट्स में से सबसे बड़े पोर्ट में आता है और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इसकी पोजीशन है गल्फ ऑफ कच्छ में, क्लोजर टू गल्फ, क्लोजर टू यूरोप और वेस्टर्न पोर्ट में सबसे मतलब पोर्ट ऑफ प्रेफरेंस जिसको कहते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उस रूट पे जो सिंगापुर से रॉटरडैम का जो रूट है, ईस्ट एशिया से यूरोप की तरफ का जो रूट है, उस रूट में ये उस रूट से बिल्कुल सटा हुआ सा पोर्ट है और इसलिए ये ट्रेडर्स के प्रेफरेंस का पोर्ट है, तो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। ये जो पोर्ट है, इसमें कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसका जो बेसिक कार्गो प्रोफाइल है, इसमें 50% करीब लिक्विड हैंडल होता है, लिक्विड के साथ साथ ड्राई बल्क हैंडल होता है, ब्रेक बल्क हैंडल होता है, तो विभिन्न प्रकार के जो कार्गो हैं वो यहाँ पे हैंडल होते हैं। बगल में जैसे अगर आपको देखें तो मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट कंटेनर्स ज्यादा हैंडल करता है, हम लोग कंटेनर्स थोड़ा कम करते हैं, बट कंटेनर्स के अलावा बाकी जो कमोडिटीज हैं, जो कार्गो हैं, वो हैंडल करते हैं। इस पोर्ट की जो हिंटरलैंड से कनेक्टिविटी है, ये गुजरात में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो वो हिंटरलैंड को ये सर्व करता है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये गेटवे है, गेटवे टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टू द ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है जिसमें इमेंस पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को अगर हम लोग एक्सप्लॉइट करें, यूज करना चाहें, तो ये पोर्ट दुनिया के सबसे अच्छे पोर्ट की गिनती में शामिल हो सकता है और हम लोग अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको मॉडर्नाइज करें, ऑटोमेट करें और इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं और इसमें और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में भी ब्रीफ करूंगा। अभी सर, जैसे इस साल आप ब्रेक 125 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो यहाँ से हैंडल हुआ है, तो आने वाले समय में क्या ये 200 मिलियन मैट्रिक टन को भी पार कर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पता हो तो पिछले साल हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जब हम लोगों ने 150 मिलियन मैट्रिक टन हम लोगों ने अचीव किया था इसी पोर्ट से। इस साल हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग 170 मिलियन मैट्रिक टन तक इसको ले जाएंगे। तो पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो 132 मिलियन से 150 पे आए, 150 से अब हम लोग 170 की तरफ जा रहे हैं और सब्सिक्वेंटली अगले 3 सालों में हम लोग उसको 200 के ऊपर ले जाने का प्लान है। उसके लिए जो भी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, उस पर सारी कार्रवाई हो रही है, प्लानिंग चल रही है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करा लिए गए हैं, तो वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे और यहाँ की हैंडलिंग और बढ़ेगी। तो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखें टूना टेकरा में डीपी वर्ल्ड का एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल आ रहा है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छा टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल होगा, वो कैपेसिटी को हैंडलिंग को ऐड करेगा। सिमिलरली टूना टेकरा में ही एक मल्टी कार्गो का नया टर्मिनल आने वाला है, जो इस महीने फरवरी के महीने में हम लोग उसको अवार्ड कर देंगे। तो करीब 1,500 करोड़ का वो भी एक टर्मिनल है जो अवार्ड होने जा रहा है। वो करीब 20 मिलियन मैट्रिक टन तो वो सीधे ऐड करेगा। इसी तरह से वाड़ीनार में जो है, वाड़ीनार भी हम लोग यहाँ से हैंडल करते हैं, जहाँ लिक्विड कार्गो हैंडल होता है, वो हम लोग कांडला पोर्ट का ही एक हिस्सा है, तो वहां पे भी करीब 24 मिलियन मैट्रिक टन वहां से ऐड होगा। तो टारगेट ये है कि अगले बाय 2030 यहाँ से करीब 200 और 250 मिलियन मैट्रिक टन के बीच में करीब 230-240 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो यहाँ से हैंडल होगा। ये प्लान है। सर, एक नई चीज हमने अभी देखी कि आपने आसाम के साथ में भी एक MOU साइन किया और इसे 5 मेगावाट
ग्रीन पोर्ट के रूप में भी आप इसकी विकसित कर रहे हैं, वो क्या परियोजना है, क्या प्लान है? ये जो हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन को अगर आप देखें तो डीकार्बनाइजेशन, नेट जीरो का जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना, जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो अप्रोच है, उस अप्रोच के तहत एक मिशन डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था जिसको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। तो देश का जो कमिटमेंट है, भारत देश का जो कमिटमेंट है और जो इंटेंट है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर्स अपनाएं, उसके तहत कांडला पोर्ट को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब डिक्लेयर किया है मंत्रालय ने। उस ग्रीन हाइड्रोजन हब के तहत हम लोगों ने बहुत से इनिशिएटिव यहाँ लेने शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो मेक इन इंडिया पहला प्लांट है इंडिजिनसली डेवलप, जो मेगावाट स्केल का है, जो हम लोगों ने चालू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भुज आए थे मई 2025 में, तो उन्होंने 10 मेगावाट का अनाउंसमेंट किया था। उसी के तहत एक हम लोगों ने कमीशन कर दिया, 5 मेगावाट का ऑर्डर अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अगले 6 महीने में आप उसको भी ऑपरेशनल देखेंगे, और अगले 4 का और हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अभी जो परसों हम लोगों ने असम पेट्रोकेमिकल्स के साथ एक MOU साइन किया है, उसके तहत करीब 150 टन पर डे का ग्रीन मेथनॉल बनेगा कांडला पोर्ट में। टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारा असम पेट्रोकेमिकल्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और जो ये मेथनॉल बनेगा, ये जो वेसल्स आती हैं, जो शिप्स आती हैं, इनमें फ्यूल की तरह यूज होगा। अच्छा। तो जो डीजल ऑयल अभी ये लोग जलाते हैं, ये वेसल्स वाले, वो लोग मेथनॉल को फ्यूल जलाएंगे तो जो एमिशन होता है, जो कार्बन निकलता है, वो कम होगा। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कांडला पोर्ट का। एक तो उस पूरे दुनिया को ये दिखाएगा, एज ए लीडर एस्टैब्लिश करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि जो भारत का मैरीटाइम सेक्टर है, इसको ग्लोबल मैप पे लीडरशिप की पोजीशन में स्थापित किया जाए। कांडला पोर्ट वो लीड ले रहा है कि पूरे इंडिया के लिए ये पहला पोर्ट बनेगा जो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर में भारत को प्लेस कर देगा। और इसके तहत जो भी ग्रीन फ्यूल यहाँ बनेगा, वो जो भी एग्जिम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड रूट पे जो भी जहाज चल रहे होंगे, सिंगापुर से निकल रहे होंगे, रॉटरडैम की तरफ जा रहे होंगे, उनको यहाँ पे हम लोग फ्यूल ऑफर करेंगे। ये फ्यूल जो भी जहाज जलाएंगे, उनकी इंटेंसिटी कम होगी, कार्बन इंटेंसिटी, और उनको प्रेफरेंस मिलेगा पूरे दुनिया में। तो ये एक बड़ा कदम है जो कांडला पोर्ट लेने जा रहा है। उसी के तहत ये MOU साइन किया है अभी जो हम लोगों ने किया है। सर, कांडला पोर्ट की बात करें तो किस तरीके के उत्पाद यहाँ से सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं? हाँ, तो कांडला पोर्ट में देखिए, जैसा मैंने बताया कि 40 से 50% के बीच तो लिक्विड है। लिक्विड में देखें तो आप क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल से फिर रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है, तो क्रूड इंपोर्ट होता है, रिफाइंड एक्सपोर्ट होता है। सिमिलरली वुडन लॉग्स, जो अगर आप देख रहे हैं लकड़ी के जो ये लॉग्स हैं, ये आते हैं नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, ये इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा टिम्बर मार्केट है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है फर्नीचर के लिए, और प्लाईवुड बनता है। सिमिलरली यहाँ पे ड्राई रॉ शुगर आती है, जो प्रोसेस करके बैग्स में भर के वापस एक्सपोर्ट होती है। यहाँ से आपका सॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। सॉल्ट एक बड़ा कमोडिटी है, एक बड़ा पार्ट है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, वो आपका कोरिया जाता है, जापान जाता है, मलेशिया जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज में जाता है। तो ये सॉल्ट करीब 17 से 20 मिलियन टन यहाँ से सॉल्ट जाता है। कोयला इंपोर्ट होता है, कोल यहाँ से इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल राइस, शुगर और जिप्सम, मल्टीपल कमोडिटीज हैं। तो ये एक तरह का ऐसा पोर्ट है। हम जब यहाँ पे यूजर्स से बात करते हैं, तो यूजर्स का जनरल फीडबैक जो ये है कि ये दुनिया में सबसे चीपेस्ट पोर्ट की कैटेगरी में आता है। मतलब उनके जो आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप देखें, तो वो कहते हैं इस पोर्ट की 2 बड़ी खासियत है, जिस भी फॉर्म में, उस फॉर्म में। एक तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री है। नॉट ओनली कंट्री, वो दुनिया में वो लोग बिजनेस करते हैं, कहते हैं दुनिया में सबसे चीपेस्ट पोर्ट में ये आता है। हैंडलिंग के चार्जेस इतने अच्छे कम है, और इतना इकोसिस्टम बढ़िया डेवलप्ड है। दूसरा, वो कहते हैं कि जिस तरह का डाइवर्स कार्गो बास्केट ये पोर्ट हैंडल करता है, जैसे बहुत से पोर्ट आप देखेंगे तो केवल वो कंटेनर ही कर रहे हैं, तो बॉक्स उतारा, बॉक्स चढ़ाया, बॉक्स उतारा, बॉक्स चढ़ाया। यहाँ पे आपको कभी बॉक्स दिखेगा, कभी लकड़ी के लट्ठे दिखेंगे, कभी बैग में आपको राइस दिखेगा, कभी आपको जो है जिप्सम दिखेगा, सॉल्ट दिखेगा, कोल दिखेगा। तो सब मल्टीपल टाइप के कार्गो हैं। तो ये इतना एफिशिएंट पोर्ट है कि जिस भी तरह का कार्गो आता है, ये पोर्ट बड़े आराम से उसको हैंडल करके इवैक्यूएट कर देता है। तो मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट मानते हैं जो यूजर्स हैं यहाँ के, ये उनका ये कहना है। अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो यूजर वेट कर रहा है यहाँ पे और कार्गो लाने के लिए। यहाँ पे एंकरेज पे जो अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो रही है कि डिमांड ज्यादा हो गई इस पोर्ट की, सप्लाई कम हम लोग दे पा रहे हैं। इन बर्थ्स की, जो ये बर्थ्स इनको बोलते हैं जहाँ पे जहाज लगते हैं,
इनकी रिक्वायरमेंट अभी जहाज वेट कर रहे हैं एंकरेज पे कि ये खाली हो तो दूसरा जहाज आए। तो डिमांड एंड सप्लाई में अभी हम लोग उल्टा हो गया है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत से कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पाइपलाइन में डाल रखे हैं। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो जहाज जल्दी जल्दी आएंगे, तो वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेगी और हमारी कैपेसिटी को और बढ़ाएगी। सर कैपेसिटी का मतलब जेटी से है कि अभी जैसे 16 बर्थ हैं वो और ज्यादा बढ़े? एग्जैक्टली, कैपेसिटी का मतलब जेटी से है। ये 16 बर्थ ड्राई के हैं, उधर 8 बर्थ लिक्विड के हैं, सिमिलरली टूना टेकरा में है, सिमिलरली वाड़ीनार में है। तो नंबर ऑफ बर्थ बढ़ती जाएंगी। अभी टोटल 33 बर्थ हैं, 33 हैं, 33 हैं, 33 से और बढ़ेंगी। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो करीब 20 से 22 वेसल जो वेट करते रहते हैं एंकरेज पे किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, उनको यहाँ बर्थ मिल जाएगी तो वो यहाँ आ जाएंगे। सर सप्लाई चेन में एक सबसे बड़ी भूमिका सर स्टोरेज की है। हाँ। तो हमारे यहाँ स्टोरेज की क्या फैसिलिटी है? स्टोरेज की देखिए, ये फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पे हम लोगों के पास लैंड बहुत है। ये एक ऐसा पोर्ट है जो पूरे इंडिया में जितना 6-7-8 पोर्ट के पास मिला के होगा उतना ये अकेले उतना लैंड पास गांधीधाम के अलावा भी मतलब इसके आसपास पूरा लैंड हम लोगों का है। तो स्टोरेज का लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी रोड्स की कंडीशन इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस 8 से 9 हजार ट्रक डेली इन एंड आउट होते हैं पोर्ट से। तो रोड्स की जो कंडीशन थोड़ी सी और उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे कि इवैक्यूएशन फास्ट हो। अभी कंजेशन हो जाता है, कभी कभी रोड में गड्ढे हो जाते हैं तो फिर वो एक प्रॉब्लम होती है, तो मूवमेंट ऑफ कार्गो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वो एक इशू है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं कि कुछ सामान हम लोगों का रेल पे भी जाए। रेल कोफिशिएंट अभी कम है, रोड पे ज्यादा जाता है, रेल पे कम जाता है। तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेल पे ज्यादा शिफ्ट होने की जरूरत है। तो वो एक हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है। अगले बाय 2030 वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक है। और स्टोरेज में गोडाउन हम लोग और बना रहे हैं। अगर आप देखें इस तरह के जो हेमिस्फेरिकल डोम वाले गोडाउन हैं, जो साइक्लोन भी आ जाए और तूफान भी आ जाए तो ये डोम उड़ते नहीं है और इनमें काफी स्पेस होती है। इसके नीचे कोई फ्रेम नहीं है तो हाइट भी मिल जाती है स्टोर बढ़ाने की, तो स्टैकिंग की हाइट भी इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग ला रहे हैं। सर ये अर्थ के कौन एरिया माना जाता है? 2001 में भी हमने देखा। तो क्या इस तरीके के अर्थक्वेक में पोर्ट को भी कोई असर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये जो जेटीज आप देख रहे हैं, ये जो 2001 में जो अर्थक्वेक आया था तो उसमें काफी इंटेंस अर्थक्वेक था। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं नीचे, जो इनके पाइल्स हैं और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुए थे। इनके डेक की जो अपना टॉप है ये भी डैमेज हुआ है, पिलर्स भी डैमेज हुए हैं, पाइल। तो वो क्या है, पाइलिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मतलब डिस्टर्ब हुए थे। तो अब जो नई हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंट करने के जो नए स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी के अर्थक्वेक प्रोन जो डिजाइन होती है उनको कैसे मिटिगेट करते हैं, उन डिजाइन में ही वो इनबिल्ट होगा, जिससे कि एक लेवल ऑफ अर्थक्वेक वो झेल सकें। उसको स्ट्रेंथन करके इस तरह से रहेगा कि वो उस पर ज्यादा उन पर इम्पैक्ट ना आए। ये पुराने स्ट्रक्चर्स थे, ये करीब 40 साल 50 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। उस समय जो बेस्ट टेक्नोलॉजी रही होगी वो यूज की गई होगी, बट अब हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इससे मल्टीपल टाइम्स बेटर होगी, जो उनमें रेजिलियंस होगा एंड दे विल बी एबल टू सस्टेन द अर्थक्वेक एंड ट्रेमर्स ऑफ द दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सर आप मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पिछले 2014 के बाद अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद, तो किस तरीके का चेंज आप देख रहे हैं पूरे इंडियन की इकोनॉमी सिस्टम में? हम ये देख सकते हैं कि गति शक्ति जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? तो गति शक्ति में अगर आप देखें तो एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की आपको एक ही मास्टर प्लान पे, एक ही टेबल पे ऑनबोर्ड कर दिया, जहां पे आपके कनेक्टिविटी के इशू, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स के, पावर सप्लाई के, गैस पाइपलाइन के, कम्युनिकेशन के सारे नेटवर्क को उन्होंने थेमेटिक लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से सेंट्रलाइज किया कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें कोई डुप्लीकेशन ना हो और बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम यूज सारे रिसोर्सेज का हो टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट इन गिवन टाइमलाइन। ये नहीं कि साइलो बेस्ड अप्रोच नहीं चलेगा। इट वाज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जिसको कहते हैं कि सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए एक साथ काम करें। तो वो सिनर्जी जो जनरेट हुई है गति शक्ति प्लान से, नेशनल मास्टर प्लान से, वो एक बड़ा एडिशन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स को नीचे लाना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। तो उस तहत में, उस डायरेक्शन में ये एक बड़ा चेंज था। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन इंप्लीमेंट करते ही ये बहुत बड़ा चेंज आया है। और जो फोकस है, सेक्टरल फोकस जो है, अगर आपको मैं बताऊं तो
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जो हर साल रिव्यू करते हैं, सेक्टोरल रिव्यू करते हैं, हर सेक्टर को बुलाते हैं और उनका जो प्लान है उसको देखते हैं, फिर उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ किस मिनिस्ट्री में अटक रहा है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज कहाँ पे हैं, वो अपने पर्सनल, उनका एक मैक्रो विजन है, एक माइक्रो विजन है। तो मैक्रो विजन तो सबको देखते हैं, वो टॉप लेवल से, और इवन वो ये भी देखते हैं कि माइक्रो लेवल पे भी क्या चीजें अटक रही हैं, कहाँ अटक रही हैं। तो वो जो फोकस आया है ना, वो इस 2014 के बाद ही आया है। सेक्टर पे बहुत तगड़ा फोकस है, और इवन मैरीटाइम सेक्टर जो है, जिस तरह से पोर्ट्स में अब आपस में एक कंपटीशन हो गया है कि मैं इनसे बेटर करूं, मैं इनसे बेटर करूं, और उसके अलावा ग्लोबल बेंचमार्किंग हो रही है। तो देश के बाकी पोर्ट्स कहाँ हैं, दुनिया के पोर्ट्स कहाँ हैं, उनसे कंपेयर करने की जो एक दौड़ शुरू हुई है, इवन विद प्राइवेट पोर्ट्स एंड सरकारी पोर्ट्स, हमारी आपस में कंपटीशन शुरू हो गया है। तो उस तरह के जो एक कॉम्पिटिंग माहौल है टू परफॉर्म, जो प्रोफेशनलिज्म आया है, एक होता है कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है कि मतलब हम तो बैठे हैं, जो आएगा यहीं आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। अब वो अप्रोच बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हुआ है। अब हम लोग कस्टमर के पास जा रहे हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप यहाँ आइए, आप अपनी विश लिस्ट दीजिए, हम लोग उस विश लिस्ट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, बट आप यहाँ आइए। तो अभी हम लोग वी हैव बीन कॉलिंग ऑल आवर क्लाइंट्स, कस्टमर्स कि साहब आप इस पोर्ट पे आइए, आपको क्या 3 चीजें चाहिए, आप 3 चीजें बताइए, विल डू इट इमीडिएटली। तो यही एक अप्रोच जो है हम लोगों की ग्रोथ को बढ़ा रही है, क्योंकि बिजनेस देने वाले हम लोग तो एक फैसिलिटेटर हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, यूजर कोई और है, हम लोग तो एक हार्डवेयर हम लोगों ने बना दिया, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना तो यूजर का काम है, तो उसको फैसिलिटेट करना है, ये हम लोग का अप्रोच है। ये अप्रोच इसलिए आया है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में हम लोगों को अपने आप ही लगा देता है कि फाइनल डिलीवरी होनी है, प्रोसेस अपनी जगह डिलीवरी होनी है, और डिलीवरी के लिए सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को प्रोसेस इज फॉर डिलीवरी, प्रोसेस इज नॉट फॉर ओनली फॉलोइंग द प्रोसेस, प्रोसेस का अल्टीमेट एम है डिलीवरी, और उस पर फोकस हुआ है। 2011 में सर मुझे याद आ रहा है, तो तब मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, और उनके साथ जापान गए थे कोबे पोर्ट का विजिट करने के लिए, मैं उनके साथ था। वो कोबे पोर्ट उन्होंने अच्छे से विजिट किया, सारी चीजें समझे सारे अधिकारियों से। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा था कि सर ये सब जान के आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि भविष्य किसने देखा, कभी कोई जरूरत पड़ी तो नॉलेज होना चाहिए। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो ऐसा लगता है कि नहीं पॉलिटिशियन को पता नहीं हो, लेकिन उनको पता है, उन्होंने पकड़ ली हो कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? साहब को पता है, साहब तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, वही मैं कह रहा हूँ, साहब को हमने जितना, मतलब हम लोग तो उतना क्लोज इंटरेक्ट नहीं किए हैं, बट उनका जो प्रोफाइल है और उनको जो डिस्कशन में हम लोग देखे हैं, जो रिव्यू करते हैं उस डिस्कशन में, जो वो भाषण देते हैं उससे ये समझ में आता है इनकी अंडरस्टैंडिंग मतलब माइक्रो लेवल पे उतनी है जितना जो सेक्टर का प्रोफेशनल होगा, उसमें वो माइनर चीजें जो है ना, ऑपरेशनल चीजें, वो उनकी पकड़ वहां तक भी है। और एक तो मैक्रो ठीक है, पॉलिसी लेवल की तो एक चीज हो गई कि आपको पूरे देश को किधर लेके चलना है, वो पॉलिसी लेवल की, लेकिन उस पॉलिसी में भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में आएंगे तो उनको ये भी पता है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ रुक रहा है और कैसे उसको तेज किया सकता है। तो वो जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस के इश्यूज होते हैं प्रोजेक्ट में, तो वहाँ वो हमने उनको 2-3 बार प्रगति मीटिंग एक होती है जिसमें रिव्यू किया जाता है, तो प्रगति में हमने उनको देखा क्वेश्चन करते हुए लोगों को कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब तक हो जाएगा, तो और इस स्टेप पे क्यों नहीं हुआ। तो उससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये दिखाती है कि आप काम करने का समय है, बहाना बनाने का नहीं है। और जो कहते हैं ना यही समय सही समय है, ये यही समय है। अगर अभी नहीं किया, अगर इस देश में अभी अगर नहीं इसका फायदा उठाया तो कभी नहीं उठा सकते। इतना बढ़िया अलाइंड, इतना मतलब फोकस, क्लियर फोकस है कि यहाँ आना है। अब यहाँ आने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, आप रास्ता चुन लीजिए, बट आना यहाँ है। दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर टू ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द मिनिस्ट्रीज। जो पीछे रह जाएगा वो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। सर जो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो इतना बड़ा पोर्ट है, इतने सारे सेक्टर आगे जा रहे हैं, अभी करंट एम्प्लॉयमेंट हम कितने लोगों को दे रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और आने वाले समय में ये एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा पोर्ट? हाँ देखिए, ये इस पोर्ट को अगर ले लें, इस पोर्ट में जैसे हमने कहा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। कस्टमर फ्रेंडली से हम कहते हैं एक जहाज लगा, अब इस जहाज को लगवाने वाला एक शिपिंग एजेंट होगा, उसका बिजनेस अलग चल रहा है। उस शिपिंग एजेंट ने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया, ट्रांसपोर्टर ने 4 ट्रक्स मंगा लिए, उसका बिजनेस ट्रक से आ गया, तो ट्रक ड्राइवर उसमें इन्वॉल्व हो गया, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन्वॉल्व हो गई। शिपिंग एजेंट ने किसी कस्टम हाउस एजेंट को इन्वॉल्व किया, वो पेपर क्लियरेंस करा रहा है, वो इसका अलग बिजनेस चल रहा है।
कस्टम वाले ने वेब्रिज वाले पे जाके उसने अपना टाई अप किया, तो वेब्रिज का बिजनेस अलग चल रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस एक जहाज से ट्रिगर हो रहे हैं। अभी जब हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ बड़े लोग जैसे रिलायंस, L&T, वेल्सपन, AM ग्रीन्स, ये लोग करीब 5.5 मिलियन टन पर एनम की ग्रीन अमोनिया बनाने का इनका प्लान है। इन्होंने 3,500 एकड़ जमीन यहाँ ली है। उस पे जब ये प्लांट बनेगा तो एक तो यहाँ पे करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों मिला करके, और एक बड़े स्केल पे करीब 80 से 90 हजार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इस एरिया में ऐड होंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन से संबंधित होंगे। उसमें प्रोडक्शन भी होगा, स्टोरेज भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, फ्यूलिंग भी होगी, और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स हैं वो बैक जो एंड पे जो ट्रिगर करेंगे वो पूरी इकोनॉमी ट्रिगर होगी और नॉलेज ट्रिगर होगा, बिकॉज ये इमर्जिंग सेक्टर है ग्रीन मॉलिक्यूल का। उसमें ये एरिया बहुत लीड लेने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि इस एरिया में इतनी डोमेन एक्सपर्टीज डेवलप होगी कि जब ये यूरोप में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के लोग बुलाए जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस समय तक यहाँ पे चला रहे होंगे प्लांट को। तो ये एक बड़ी इकोनॉमिक स्केल पे ये बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट, आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े लोग तो आ रहे हैं, रिलायंस, L&T, वेल्सपन, AM ग्रीन्स तो आ रहे हैं। हमने ये प्लान किया है कि 1,000 एकड़ में एक ग्रीन पार्क डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। उस ग्रीन पार्क में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, पाइपलाइन देंगे, स्टोरेज देंगे। छोटे छोटे मॉड्यूलर यूनिट्स आते हैं हाइड्रोजन प्लांट के, एक कंटेनर में लगा रहता है, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लगता है। हम लोग ये ओपन करने जा रहे हैं कि इस एरिया के, कच्छ रीजन के जो यूथ हैं, जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने अपने बॉक्सेस लेके आए, हमारे सिस्टम में प्लग एंड प्ले करें, और जो हाइड्रोजन उससे निकलेगा वो हम लोग उनसे खरीदेंगे। तो कंज्यूमर हम लोग हैं, पोर्ट उनको सीधे सीधे पैसा देगा, पर केजी प्रोड्यूस करिए, आप हमसे लीजिए, लेकिन आप बिजनेस करिए, आप इससे सीखिए। तो अगर उस 1,000 एकड़ में 500 लोग भी आ गए तो 500 इंटू उनके 4 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करीब 2,000-2,500 लोग उससे अपने आप हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जो बात होती है तो वो हो जाएगी। तो इंडस्ट्री तो बड़ी बनेगी ही बनेगी, लेकिन हमारे पास ये भी होगा कि कम्युनिटी के लोग भी इस सेक्टर में एक्टिव हो जाएंगे, और वो जो नॉलेज क्रिएट करेंगे, फिर R&D आएगा, रिसर्च आएगा, उससे ये बढ़ता जाएगा। सिमिलरली एक दूसरा सेक्टर है जो शिप बिल्डिंग की हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये एक ऐसा पोर्ट बनेगा जहां पे शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सिस्टम आएगा। और बहुत दिन से बात हो रही है शिप बिल्डिंग, हम लोग तो यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं कि लोहा तो काट देंगे, तो पहले जब तक स्टील कटेगा नहीं, अब ये बनेगा नहीं। तो हमने तो ये टारगेट लिया हुआ है कि लोहा तो कटेगा, और बहुत जल्दी कटेगा, चाहे वो लोहा में पानी में फेंकना पड़ जाए, बट बनेगा, कटेगा यहीं पे। क्योंकि जब तक आपको देखिए, इंडस्ट्री भी देखती है कि काम शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेपर पे काम होना चाहिए। तो इसलिए अब हम लोगों ने एक एरिया था, एनक्रोचमेंट था, उसको साफ करा लिया, एनक्रोचमेंट साफ करके लैंड को डेवलप कर लिया है। फिर हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला कि कोई इंडस्ट्री यहाँ आना चाहे तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू विद ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी आप देखेंगे, यहाँ पे पहला देश का पोर्ट बनेगा जहां हम लोग अपना क्राफ्ट यहीं बनाने शुरू करेंगे। और ये यहाँ पे अगेन एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, ये सारी चीजों से यहाँ बेनिफिट होगा इस एरिया को। बिल्कुल, और नए स्टार्टअप और नए बिल्कुल हम लोगों ने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। अगर आप देखेंगे कभी, अगर ऑफिस आएंगे, वहां पे जो मैग्नेटिक लेविटेशन बेस्ड पॉड, बाकी लोग अभी बात ही कर रहे हैं, हम लोगों ने वहां से उठा के यहाँ ला के रख लिया है। और प्लान ये है कि आखिरी वाली बर्थ स्पेस का प्रोटोटाइप लगाएंगे। तो ये जो ट्रक्स हमारे अंदर घूमते रहते हैं, इनमें कुछ ट्रक्स जो है वो बाहर से बाहर जाएंगे, एरिया में, इस एरिया में आगे कंजेशन नहीं क्रिएट होगा, और वो रेल बेस्ड सिस्टम है जो मतलब फ्लोट करेगा रेल के ऊपर। तो मैग्नेटिक लेविटेशन एक नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया में बच्चों ने डेवलप की है। मेक इन इंडिया का बहुत बढ़िया उदाहरण जो पोर्ट ने खुद अपने लेकर के डेवलप करने की बात की है। तो वो एक इनिशिएटिव हम लोग वो भी ले रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी बनाइए, इस पोर्ट को आप टेस्ट बेड की तरह यूज करिए। मैं जहां भी जाता हूं, मैं अभी IIT मद्रास में मैं था, बच्चे आए थे, बहुत सारे IITs के आए थे, बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूट। हमने उनको यही कहा कि आप इस पोर्ट को, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, काइंडली यूज दैट मनी, इसमें अपने नई टेक्नोलॉजी, नई कॉन्सेप्ट लेके आइए जहां पे इंडिया को फायदा पहुंच सकता है। इस पोर्ट में करिए, मैं आपको सपोर्ट करने। फेल होगा तब भी कोई बात नहीं, फेल होगा तो नॉलेज क्रिएट होगी, रिपोर्ट क्रिएट होगी, कम से कम कुछ सीखा हम लोगों ने। और अगर पास हो गया, चल गया, तो फिर इसको आप प्रोलिफरेट करिए, दुनिया में बेचिए।
तो क्या जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश की, आईआईटी तो है ही, लेकिन यहाँ गुजरात की उनके भी बच्चों का डेलीगेशन आ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। हम तो डिपार्टमेंट है जिससे कनेक्ट कर सकते एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है अभी, और उसमें हम लोग अभी अगले आप देखेंगे अगले इसी महीने फरवरी में से ही हम लोग एक कॉन्फ्रेंस प्लान करने जा रहे हैं, जहाँ सारे बच्चों को बुलाएंगे, आसपास के सारे बच्चों को। अभी बल्कि तोलानी इंस्टीट्यूट है यहाँ गांधीधाम में, उनके साथ हम लोग सीएसआर में हम लोग उनको फंड कर रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन लैब वहां बनवाई हम लोगों ने, और उनके बच्चों को मिथेनॉल की ट्रेनिंग दिलवाई। उनसे हम लोग उनके टीम्स को विजिट कराते रहते हैं। तो वो तो तोलानी के साथ जो हम लोग एक अरेंजमेंट हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन ये है कि बाकी भी बच्चे अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं सबको हम लोग ये करने जा रहे हैं, एक प्लान करेंगे जिसमें सबको बुला करके यहाँ दिखाएंगे, जिससे कि उनके जो आइडियाज हैं। उस दिन हम लोग गए थे, वहां करीब 250-300 बच्चे बैठे थे। हमने कहा ये 250 बच्चे और हर बच्चे के दिमाग में 5-6 आइडिया, मान लीजिए 1000 आइडिया यहाँ रखा हुआ है। इससे बड़ा सीपीयू कहीं नहीं मिलेगा आपको। पैसा बहुत होगा, मशीन बहुत होगी, बट इससे बड़ी मशीन नहीं, दिमाग से बड़ी मशीन नहीं। तो उनको भी हमने ये बोला कि आप अपने कॉन्सेप्ट लेके आइए, हम लोगों को बताइए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। आप बताइए करना क्या है। फेल होगा, लैब एक्सपेरिमेंट है, फेल होगा, बट करिए इसको, क्योंकि देश जो भी देश डेवलप हुए हैं उन्होंने ऐसे ही किया है ना। उस मॉडल को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, और हम ही लोगों को प्रमोट करना है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो और ऐसे माहौल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, और प्लस जो भी नई चीज आती है उसमें हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि सिर पे हाथ है, हम लोगों के सपोर्ट है, तो उसका नहीं यूज करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी आपने इन डिटेल बात हमसे की। एक बात तो तय है कि देश का अगर एक पोर्ट इतना बड़ा विजन रखता है, तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो ख्वाब है वो बहुत जल्दी पूरा होगा, और देश की महासत्ता बनने में जो 2047 विकसित भारत का जो गोल लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके।